नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं मुकाबला। कल उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। सेकंड फेज की वोटिंग में 3 राज्यों में वोट डाले जाने हैं। उत्तर प्रदेश में तो दूसरे चरण की वोटिंग होगी ही। इसके अलावा उत्तराखंड और गोवा, इन दोनों राज्यों में एक ही चरण में कल मतदान पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कल 55 सीटों के अलावा उत्तराखंड की 70 सीटों पर भी वोटिंग होगी। साथ ही गोवा की 40 सीटों पर भी कल ही मतदान होना है। कल की वोटिंग में क्या कुछ होने वाला है, आज हम इस पर बात करेंगे, इस पर हम बहस करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन दूसरे फेज के इस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टीवी को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 5 राज्यों के चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार के चुनाव में 2014 जैसा माहौल नजर आ रहा है। बीजेपी पर जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि यूपी से बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। साथ ही गोवा और उत्तराखंड में भी बीजेपी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो आज क्योंकि सर आज उत्तराखंड में आप थे, उत्तर प्रदेश में थे, रैली करके लौटे हैं, क्या अनुभव रहा है? जनता का जो फील था, क्योंकि आप बहुत बेहतर समझते हैं, क्या फील हुआ वहां पे? देखिए, मैं मूलतः तो संगठन में काम करने वाला व्यक्ति रहा हूं, तो जनता के बीच में ही रहा हुआ एक इंसान हूं, तो जनता की नब्ज को मैं भली भांति जानता हूं। देश की जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। जो मैं उत्तर प्रदेश में भी देख रहा हूं, उत्तराखंड में देख रहा हूं, और हमारे जो सभी 5 राज्यों में चुनाव है, उन सभी जगह पे मैं देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश को लेकर कैसा अनुभव रहा सर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम। और मैंने तो देखा है कि मैं वर्चुअल में भी मेरा अनुभव अच्छा था। मैंने काशी के में मेरे कार्यकर्ताओं के साथ एक बार फोन किया था, तब भी मेरे पास ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही अच्छा था। और अब तो मुझे ये कोरोना में कठिनाई थोड़ी कम होने के कारण इलेक्शन कमीशन ने भी सुविधा दी, तो मैं खुद रैलियों में जा रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से। अद्भुत रिस्पॉन्स मैं देख रहा हूँ। जो मैं 2014 के चुनाव में देख रहा था, वैसा ही माहौल मुझे इस दिनों इन चुनाव में नजर आ रहा है। चाहे गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, 3 जगह पे मेरा अभी जाना हुआ है। पंजाब जाना है, मणिपुर जाना है, लेकिन रिपोर्ट मेरे पास सारे पॉजिटिव है। तो इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर से कल फोन पर बात करते हुए यह इंटरव्यू हुआ और इसमें आपने सुना प्रधानमंत्री के दावे को। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, सीधे चर्चा शुरू करते हैं। कल बड़ा दिन है, 3 राज्यों में वोटिंग होनी है। गुरदीप सिंह सप्पल साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सप्पल साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, और इस बार चुनाव में खुद मैदान में है। वो दादरी से उम्मीदवार है अपनी पार्टी के। भाटी साहब का भी स्वागत है बहुत इंडिया टीवी पर। और आप देख रहे हैं हमारे सेफोलॉजिस्ट, राजनीतिक एक्सपर्ट हमारे जो हैं शशि शंकर सिंह, वो हमारे साथ हैं ग्राउंड जीरो रिसर्च के। शशि, आपका भी स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सप्पल साहब, पहले आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं। देखिए, दावे तो पार्टी का हर व्यक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि 2014 वाला माहौल है। मैंने पूछा हमारे पॉलिटिकल एडिटर से कि आपके सवाल के जवाब में अगर वो यूपी की बात कर रहे थे तो वो 2017 का भी उदाहरण दे सकते थे कि 2017 में आपकी यूपी में पहली बार इतने बहुमत से जीत हुई थी। आप 2019 का उदाहरण दे सकते थे क्योंकि सबसे रीसेंट चुनाव वो है। तो 2014 उन्होंने क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि बीजेपी मानती है कि बाकी के चुनाव तो कंटिन्यूटी में हम जीते हैं, लेकिन 2014 का वो एक थ्रेशोल्ड चुनाव था, वाटरशेड मोमेंट था, जहां से भाजपा की उस उदय की शुरुआत हुई है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस बार माहौल पूरे देश में 2014 जैसा है। क्या कहेंगे? सौरभ जी, बातें हैं, बातों का क्या, बहुत पुराना गाना है। अगर हम 2014 के चुनाव को याद करें तो 3 चीजों पे बीजेपी और मोदी जी की वेव बनी थी। पहली चीज थी उनके वायदे कि काला धन ले आएंगे विदेशों से, इनकम टैक्स 0 हो जाएगा, डॉलर 35 रुपए का हो जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, इस देश के अंदर आय दुगनी होनी शुरू हो जाएगी, सबको 15 लाख आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे वायदे थे। आज 8 साल के बाद वो कोई वायदे पूरे नहीं हुए। इस बात को लेकर तो बीजेपी के बहुत कट्टर समर्थक भी दुखी रहते हैं। काम धंधे बंद हैं, बेरोजगारी चरम पर है। दूसरी चीज 2014 में थी, वो थी गुजरात मॉडल, जो कि बहुत सारे सत्य असत्य चीजों पर टिका था। अभी 2020, 21, 22 में यूपी मॉडल क्रिएट करने की कोशिश की गई। गुजरात मॉडल की तर्ज पे ही कभी झूठा चाइना का फोटो लगा दिया, कभी कोलकाता का फ्लाईओवर का लगा दिया फोटो, कभी बोल दिया हम नंबर 1 है, चाहे वो नंबर लास्ट पे हो। तो लेकिन अब सोशल मीडिया मैच्योर हो गया।
गुजरात मॉडल की कलई उस वक्त नहीं खुल पाई थी, यूपी मॉडल की कलई पूरी तरह खुल चुकी, तो वो भी फैक्टर खत्म है। और तीसरा फैक्टर था जो सांप्रदायिक द्वेष पैदा हुआ था मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद, आज वो यूपी में कहीं नहीं दिख रहा है, आज वो बाकी स्टेट्स में कहीं नहीं दिख रहा है। लोगों को समझ में आ गया है कि आप डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, आप जमीन पे काम नहीं करेंगे, आप रोजगार नहीं देंगे, महंगाई कम नहीं करेंगे, आप हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे। अब लोग लड़ने को तैयार नहीं है। तो 2014 का तो माहौल अब बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, ये बात तो सच है। अच्छा ठीक, सुधांशु जी भी जुड़ गए हमारे साथ, अगर उनका फोन कनेक्ट हो चुका हो तो। सुधांशु जी आप सुन पा रहे हैं? जी, स्वागत है सुधांशु जी आपका। बात हो रही थी कल के चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश में कल 55 सीटों पर वोट पड़ेंगे, साथ में उत्तराखंड और गोवा में, पूरे राज्यों में एक चरण में मतदान पूरा हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने कल इंडिया टीवी को जो इंटरव्यू दिया, आपने भी वो जरूर सुना होगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस वक्त भाजपा के पक्ष में 2014 जैसा माहौल बना हुआ है। उसी का जवाब सप्पल साहब दे रहे थे कि प्रधानमंत्री की बात पर बातें हैं, बातों का क्या। देखिए 2014 में जो परिवर्तन हुआ था ना, वो सरकार बदलने के लिए नहीं हुआ, वो विचार बदलने के लिए, वो व्यवस्था बदलने के लिए हुआ, वो एक सोच बदलने के लिए हुआ था। वो सोच क्या थी? भ्रष्टाचार, जातिवाद, अपराधीकरण, घनघोर और उग्र सांप्रदायिकता का वाद, इन सारी चीजों से अलग हटता। इसीलिए सप्पल साहब जो कह रहे थे, सप्पल साहब वेव एक बार आती, 14 में, 17 में, 19 में, ये लगातार वेव एक के बाद एक नहीं आती। जनता का मनोभाव बदला और ऐसे राज्यों में जैसे हरियाणा, जहां हम कभी गिने ही नहीं जाते थे, हम दोबारा सत्ता में आए। महाराष्ट्र में हम चौथे नंबर की पार्टी थे, आज चौथे नंबर की पार्टी आप हो गए और हम नंबर 1 की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में जहां हम एकदम हाशिए पे पड़े थे, 10-10 लोकसभा सीटें थी हमारी, 2 बार हम मुक्त विपक्षी दल तक नहीं रह गए थे, 47 और 52 सीटें थी, वहां हमने इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की, 325। और पिछली बार सपा बसपा साथ में आए, तब भी हम 60 से अधिक लोकसभा जीत के आए। ये विचार का परिवर्तन। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो विकास में नए आयाम है, विकास में एक अंतर क्या हुआ? पूर्ववर्ती सरकारें क्या कहती थी सौरभ जी, हम अमुक वर्ग को देंगे, अमुक वर्ग के लिए काम करेंगे, इनको अधिक देना है, इनको। हमने कहा जी सबको देना है जी, और हर चीज देनी है, समान रूप से देनी है। ये एक विकास के मॉडल में चेंज आया। फिर लॉ एंड ऑर्डर का चेंज हो और एक और चेंज आया, जिसे मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा, इतना बड़ा चेंज क्यों आया? अब आज आप देखिए, कह रहे हैं सांप्रदायिकता और ये सब विषय हम उठाते हैं। सप्पल साहब ये बताइए, ये अयोध्या राइजिंग किताब चुनाव के मौके पे किसने लिखी? सलमान खुर्शीद। उसमें हिंदू बोको हराम किसने बोला? सलमान खुर्शीद ने। जयपुर में महंगाई पे रैली थी, और वो भी जयपुर में थी। राहुल गांधी जाके वहां उत्तर प्रदेश के बारे में बोलने लगे और 8 से 10 मिनट तक हिंदुत्व पे भाषण करने लगे। ये हमने किया क्या? अब बताइए, ये बाबरी मस्जिद मेरे दिल में है। शफीकुर रहमान वर्क, समाजवादी पार्टी के साथ। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 हुई तो 4 शादियां नहीं कर पाओगे, केटी हसन, समाजवादी पार्टी के सांसद। और जिन्ना कौन लाया? अखिलेश जी। कौन लाता है इस तरीके के विषय? हिजाब का विषय आया तो प्रियंका गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया हिजाब को। हाँ, ये ठीक है कि उन्नाव में जिस दलित लड़की का शव मिला सपा के नेता के खेत में, उस पर नहीं बोल पाई, हिजाब के पक्ष में आकर बोलने को तैयार हो गए। तो कौन कर रहा है भाई इन सारे विषयों को? चलिए, कर्नाटक का विषय था, उत्तर प्रदेश में तो हिजाब को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, अलीगढ़ में, प्रयागराज में क्यों? और मालेगांव में तो आपकी सरकार है, वहां तो कोई मुद्दा ही नहीं था, वहां क्यों हिजाब पे हुजूम दिखाई पड़ रहा है? इससे बहुत साफ है कि सांप्रदायिकता की राजनीति सिर्फ विपक्ष करता है, क्योंकि उसके पास विकास की राजनीति पर भाजपा से मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। क्योंकि जब हमारी सरकार आई तब यूपी की जो जीडीपी थी, साइज 10 लाख कुछ करोड़ रुपए था, 21 लाख कुछ करोड़ रुपए है। जो प्रति व्यक्ति आय 47,000 रुपए के आसपास थी, आज 94,000 रुपए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा भाटी साहब, आपका चुनाव कैसा गया? और पहले चरण को लेकर के दोनों तरफ से अपने अपने दावे हुए हैं, सबने कहा कि हमारी लहर चली, आपकी पार्टी ने भी कहा, इनकी पार्टी ने भी कहा। लेकिन दूसरा चरण आते आते ये माना जा रहा है कि अब पता चलेगा कि प्रदेश में ट्रेंड क्या है। जी, पहला तो मेरा चुनाव बहुत बढ़िया हुआ, जनता का बहुत प्यार मिला, बड़ा सहयोग मिला। दूसरे, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो उनकी बात से सहमत हूं। 2014 जैसा माहौल है, बिल्कुल आप उसे शायद ठीक से समझ नहीं पाए उनकी बात को। 2014 में क्या माहौल था देश में? लोकसभा चुनाव हुए थे, जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसके खिलाफ माहौल था, जनता दुखी थी, जनता उस सरकार को बदल देना चाहती थी, उस पार्टी को हटा देना चाहती थी, और एंटी इनकम्बेंसी में वोट पड़ा था, सारा का सारा सत्ता विरोधी वोट पड़ा था।
यही माहौल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो प्रधानमंत्री का बयान एकदम ठीक है कि उत्तर प्रदेश में 2014 जैसा माहौल है। जितनी उस समय जनता कांग्रेस की सरकार से दुखी थी, कांग्रेस से नाराज थी, कांग्रेस को हटाना चाहती थी, उससे दोगुनी जनता इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी है। भारतीय जनता पार्टी को हटा देना चाहती है, बदल देना चाहती है। हर वर्ग दुखी है। लोगों को इन्होंने निराश किया 5 साल में। लोगों की जो उम्मीदें थी उन पर ये खरे नहीं उतर पाए। अब रही बात, पहले चरण में चुनाव बहुत बढ़िया रहा, बहुत ठीक ठाक रहा। दूसरे चरण में तो जब पिछली बार बहुत ज्यादा खराब हमारी पोजीशन थी, बहुत खराब प्रदर्शन था, तब भी हम 17 सीटें जीत गए थे 55 में से। तो इस बार तो मुझे लगता है कि 55 की 55 सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है ये पूरा एरिया जो आपने जिन जिलों में चुनाव है दूसरे चरण में। पहले चरण की रिपोर्ट भी ये आ रही है, जो निष्पक्ष मीडिया की खबरें आई हैं कि कम से कम 40 सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है 58 में से पहले चरण में। और दूसरे चरण में मुझे लगता है कि हम 55 की 55 सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, बड़े ज्ञानशील हैं और अच्छे सब प्रवक्ता हैं, लेकिन अगर सुधांशु जैसे व्यक्ति को भी जिन्ना, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद, हिजाब पे आना पड़ जाए तो इनकी बौखलाहट पता चलती है, इनकी निराशा पता चलती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने निराश हैं। इन्हें आज बात करनी चाहिए थी अपने 5 वर्ष की उपलब्धियों की, अपने कार्यों की, अपने कार्यक्रमों की, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। वही रटा रटा इनका फॉर्मूला, धर्मों को लड़ाओ, जातियों को लड़ाओ और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का प्रयोग नहीं, करो। लेकिन इन्होंने तो ये कहा कि ये मुद्दे लाया कौन? इन्होंने तो इस बात का जिक्र किया ना भाटी साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं की इसकी शुरुआत कांग्रेस, उन्होंने सलमान खुर्शीद का नाम लिया, उन्होंने अखिलेश जी का नाम लिया। देखिए, ये तो इनकी वाकपटुता है और इनकी चालाकी है और इन्हें सहयोग मिलता है मीडिया का कि इन्हें ठीक से बेनकाब इन्हें नहीं करते। ये हमेशा यही लाते हैं, जब भी राजनीति में धर्म को लेकर आएंगे, मंदिर मस्जिद को लेकर आएंगे, शमशान कब्रिस्तान को लेकर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है। जब भी अफवाहों को लेकर आएंगे, नफरत को लेकर आएंगे, दंगों को लेकर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ही लेकर आते हैं। हम समाजवादी पार्टी तो विकास के एजेंडा पर चुनाव लड़ती है। हमारा 17 में भी नारा था, काम बोलता है। हम अब भी अपने काम पे कामयाब हैं और आज हमें अगर जनता का प्यार मिल रहा है तो 12 से 17 और 17 से 22 के कार्यकाल की तुलना जनता कर रही है। अखिलेश यादव जी ने शानदार काम किए 5 साल में। बच्चों को लैपटॉप दिए, बेटियों को कन्या विद्याधन दिया, किसानों की सिंचाई फ्री की, मेट्रो चलाई, सड़कें बनाई, पार्क बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, समाजवादी पेंशन दी। और ये क्या कर पाए? ये इस 5 साल में भी सत्ता में रहते हुए भी हिंदू मुस्लिम नहीं, लेकिन भाटी साहब अभी आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कहा 2014 का माहौल यानी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ, तो 2017 में क्या था? वो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ नहीं था जी। नहीं रहा होगा, आप करें विश्लेषण। मुझसे तो आप वर्तमान का सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आप करें, आप कहें। ये बात वैसे सुधांशु जी को कहनी चाहिए थी, पर आप कहें, कोई दिक्कत नहीं है। 17 में हमारे खिलाफ माहौल बन गया था, लेकिन अब वर्तमान की बात हो रही है ना, 2022 के चुनाव की बात हो रही है। नहीं, 2017 से 22 तक तो बहुत पानी यमुना में बह चुका है। नहीं, चलें ठीक। आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब सुधांशु जी से लेता हूं, फिर मैं जाऊंगा शशि जी के पास। सफल साहब मैं आता हूं। आपने कहा कि ये बताएं, काम की बात करें। आज भी जो बातें हो रही हैं आपके कैंपेन में, जैसे योगी जी के 2 ताजा बयान हैं। उन्होंने कहा शरिया से नहीं, संविधान से देश चलेगा। तब शरिया की बात योगी जी करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि तालिबानी सोच वालों की गर्मी शांत कर देंगे, फिर तालिबान को ले आए दोबारा। ये बताइए सौरभ जी, तालिबान के पक्ष में पहला बयान उत्तर प्रदेश में किसने दिया था? शफीकुर रहमान बर्क ने, संभल से सांसद है समाजवादी पार्टी। उसके बाद मुनव्वर राणा, शायर है, उनका तो कोई सियासत से मतलब नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन करते हैं। मोदी जी के बयान की तुलना करें तो अखिलेश यादव से करें। जनाब, हम बता, चलिए, बहुत अच्छी बात कही। वैसे मोदी जी और अखिलेश यादव की तुलना नहीं होनी चाहिए। वो एक राज्य के नेता है और मोदी जी विश्व के नेता है, परंतु फिर भी आपने कहा तो जिन्ना कौन लेके आया? अखिलेश जी। अच्छा, अखिलेश जी है तो रीजनल पार्टी, पर पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये बयान किसने दिया? अखिलेश जी ने। अभी आपने देखा हिजाब के मुद्दे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो कहते आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। जब शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर उनसे जवाब पूछा गया तो वो मीडिया पे दोष देने लगे।
बजाय ये कहने के कि उन्होंने गलत कहा है। और मैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कहता हूं कि इस ढंग की कोई बात नहीं होनी चाहिए। उसकी बजाय वो कहने लगे बुजुर्ग आदमी है, मीडिया वाले पुरे तक पूछते हैं तो उनके मुंह से कुछ निकल जाता है। ये दर्शाता है कि उनके दिल में क्या है। पार्टी साहब, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप समाजवादी पार्टी के अन्य प्रवक्ताओं की तरह आचरण नहीं करते, आप भद्रता से आचरण करते। पर एक बात याद दिलाना चाहूंगा, क्या आपकी पार्टी भी इतनी भद्रता से आचरण करती? इसी चुनाव में बिजनौर के आपके अध्यक्ष सलमान कुरैशी ने नहीं बोला था कि हमारी सरकार आई तो मुसलमानों के पेशाब से चिराग गिरवाऊंगा? पिछली बार आपके कासगंज के कैंडिडेट कासिम शेरवानी ने नहीं बोला था कि अगर हमारी सरकार आ गई तो किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं होगी कि किसी मुस्लिम की तरफ उंगली उठा के उठ सके? ये कौन लाता है ये विषय? ये हम लाते हैं या आप लाते हैं? अभी आपकी एक नेता है रूबीना खानम, जिन्होंने कहा जो हिजाब की तरफ आंख उठाएगा हम उसके हाथ काट देंगे। समाजवादी पार्टी की नेता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप देखिए गिरेबान में झांककर सर्वोच्च अखिलेश जी से लेके आपके सांसदों से लेके आपके जिला अध्यक्षों तक किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। अरे चलें, ठीक, एक सेकंड, मैं जरा शशि जी के पास जाना चाहता हूं, उसके बाद कुछ ग्राफिक्स है उनका भी हम जिक्र करेंगे। शशि, सबसे पहले तो यह बताइए कि क्या इस चरण में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है इसीलिए उसकी डेमोग्राफी है कि ये मुद्दे हम अब और ज्यादा सुन रहे हैं? हिंदू मुसलमान वाले शोर, तालिबान वाले शोर, हिजाब वाला मामला, ये जोर शोर से इसलिए उठाया जा रहा है कि इस फेज में, इस चरण में जिन सीटों पर मतदान है वहां पर अच्छी खासी मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटें भी हैं? जी सौरभ जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आप जो बोल रहे एकदम सही बोल रहे हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है ये रुहेलखंड के इलाके में होने जा रहा है। सिर्फ इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर, तो इस इलाके में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ पर दोनों ही पार्टी को मुझे लगता है कि सूट करता है कि हिंदू मुस्लिम चुनाव करे। एक तरफ मुस्लिम पोलराइजेशन होगा, दूसरी तरफ हिंदू पोलराइजेशन होगा। लेकिन इस चुनाव में जो मुझे लगता है कि धर्म भी चल रही है और जाति भी चल रही है। तो अगर धर्म नहीं चली और जाति चली अगर इस रीजन में, तो कहीं ना कहीं भाजपा जो पिछले बार सीटें जीती थी उससे कम सीटें जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, ठीक है। लेकिन पिछली बार अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी के जो 15 उम्मीदवार जीते थे उसमें से 10 मुस्लिम कैंडिडेट थे। ज्यादातर पार्टियों ने इस बार भी, बसपा ने 23 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, कांग्रेस ने 21, सपा रैली ने मिलाकर के 18 और असदुद्दीन ओवैसी वो भी इस बार चुनाव के अंदर हैं। बीजेपी के बहुत सारे नेता इस बात पर बैंक कर रहे हैं कि क्या मुस्लिम वोट बटेगा इस बार, रोहिलखंड में खासकर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रुहेलखंड में मुस्लिम वोट बटेगा। जिस तरह मतदान आप देखेंगे पहले चरण में भी जो मेरे पास रिपोर्ट आई, तो उसमें भी अगर आप 4 सीट ले ले जहां कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ी, 4 बसपा अच्छा चुनाव लड़ी, उन 8 सीटों को हटा दे तो लगभग वोटिंग ट्रेंड सब रहा था। पहले चरण में यह देखने को मिला कि कहीं ना कहीं लोग धर्म और जाति से अलग उठकर लोकल मुद्दे पर भी वोट डाल रहे थे। जो लोकल मुद्दे थे और जो लोकल कैंडिडेट अच्छे थे उनके तरफ भी लोग गए थे। तो देखिए, धर्म जाति सब चलेगी, लेकिन इस बार के चुनाव में मैं देख रहा हूं कि लोकल मुद्दे भी काफी हावी हैं। जी सौरभ जी, ठीक है। हाँ, सफल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सफल साहब। सौरभ जी, मैं तो सुधांशु जी की बात पे कहना चाह रहा था। मैंने कहा ना कि सुधांशु जी, 14 का वक्त नहीं रह गया है कि आप कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे और देश मान लेगा। माना हमारी सरकार नहीं थी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन आपने बड़ा गलत तरीके से चीजों को पेश कर दिया। 2012 से 17 के बीच में सौरभ जी, उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी ना वो 7 लाख से 14 लाख करोड़ हुई और इनके टाइम में 14 से 17 हुई है 5 साल में। ठीक है सुधांशु जी, ये सही डेटा है, एग्जैक्ट डेटा चाहिए, मैं अभी पढ़ के सुना देता हूं। दूसरी बात, अभी आप ये बात नहीं करेंगे कि जॉब्स का क्या हुआ। जो करोड़ों लोग बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, उनका क्या होगा, उनकी आप बात नहीं करेंगे। आपने पूरे देर में बातचीत की केवल हिंदू मुसलमान, किसी ने भी किया हो, फसल आप काटना चाहते हैं क्योंकि आपने काम नहीं किया है। देश को यह नहीं बताएंगे कि ये देश जो है वो आज रोजगार ढूंढ रहा है, ये देश महंगाई से लड़ रहा है, ये देश विकास चाह रहा है। विकास की आपने बातें की, अगर सही में क्यों तो झूठे एयरपोर्ट के आप फोटो क्यों लगा रहे होते? आप क्यों झूठे फोटो लगाते कलकत्ता के? आप क्यों हर अपने ब्रोशर में झूठ बोलते हैं? आज इस टीवी पे भी आपने कह दिया कि 11 लाख करोड़ से 21 लाख करोड़ जीडीपी हो गई यूपी की। पता है कोई देखेगा नहीं, लेकिन हम देखेंगे, हम बताएंगे कि ऐसा नहीं हुआ। 17 लाख से 14 लाख से 17 लाख पे आप पहुंचे हैं, जबकि पिछली सरकार में डबल हो गई थी। तो ये जो सच है आप इसको छुपाना चाहते हैं, इसलिए आप वो सब बातें करते हैं जो अभी आपने शो पे भी की। लेकिन ये देश समझ गया है, पहले फेज के चुनाव में आपको समझ में आ गया था, आगे भी समझ में आएगा। सपोज आप ये बताइए, जब आप आंकड़े की बात कर रहे हैं कि जो योगी जी दावा करते हैं कि हमने 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था थी उत्तर प्रदेश, उसको दूसरे नंबर की इकोनॉमी बना दिया, इसमें कितनी सच्चाई है? सौरभ जी, गलत
उत्तर प्रदेश योगी जी के आने से पहले तीसरे नंबर की इकोनॉमी इस देश के अंदर था, उनके टाइम पे चौथे और पांचवें नंबर पे रहा। फिर ये चैलेंज अगर मैं बोलता हूं, बैठे हैं सुधांशु जी, मैं चैलेंज करता हूं, और इसलिए था तीसरे नंबर पे क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, जबकि छोटे स्टेट उससे आगे हैं। ये दूसरा सच्चाई है इस देश के अंदर, लेकिन उससे भी नीचे गए हैं आप। आपके टाइम में काम नहीं हुआ है। आज आप बात नहीं करेंगे जो जानवर घूम रहे हैं खेतों के बाहर, जो खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, आज आप उनकी बात नहीं करेंगे। आज आप उसकी बात नहीं करेंगे जो आपने 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश करनी थी देश के अंदर, यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। आज एक छोटा जवाब में सुधांशु जी ले लूं, उसके बाद ब्रेक पर जाना पड़ेगा। जी सुधांशु जी। देखिए सप्पल साहब किसी भी चीज में किस सीमा तक आप गलत बयान नहीं करते, इसमें भी कोई संदेह है कि उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, महाराष्ट्र के बाद आज उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जब हमारी सरकार आई तो छठे नंबर की अर्थव्यवस्था थी, बेरोजगारी की दर 70% थी, अब 4% है, इतना अंतर। चलिए कोई बात नहीं, आंकड़ों को लेकर आप कुछ भी करते रहे, मगर आपने देखा सौरभ जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का कैसी डिफेंडिंग कर रहे हैं। क्या गजब की जुगलबंदी है सौरभ जी, और जुगलबंदी सिर्फ इतनी नहीं है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि आपके आने से पहले उत्तर प्रदेश बेहतर अवस्था में था, आपने खराब कर दिया। मैं उसी में तो कह रहा हूं, इससे साफ हो गया ना, ये विपक्ष की भूमिका में नहीं किया उत्तर प्रदेश में, ये समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाए हुए थे। उत्तराखंड की बात क्योंकि इनका गठबंधन था केंद्र में भी और प्रदेश में। अब मैं बताता हूं उसकी बात कर रहा हूं, कितनी जुगलबंदी इनकी गजब की है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब में जाकर महफूज मुकाम महसूस होता है। उसे लगता है कि पंजाब सरकार के दामने रहमत में मैं महफूज हूं, जो यूपी में भाटी साहब की सरकार के जमाने में जलवे में रहता था, वो अब योगी जी की सरकार के जमाने में जलवे में है, मगर उसको सबसे ज्यादा महफूजियत या अपने में सुरक्षा महसूस होती थी, स्नेहपूर्ण सानिध्य महसूस होता था। तो सप्पल साहब की सरकार में, इसलिए अब इन्होंने जो कुछ बोला है, आंकड़ों पर तो कोई भी दर्शक जाकर आजकल नेट पे चेक कर सकता है, झूठ बोलने का किसी के पास स्कोप नहीं है, मगर यह साफ दिख गया कि दोनों में कैसी जुगलबंदी। इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं इलेक्शन स्पेशल मुकाबला। अब गोवा में भी कल मतदान होना है, जहां पर पिछले 10 वर्षों से बीजेपी सत्ता में। जल्दी से देख लेते हैं 2017 के नतीजे क्या रहे थे सभी पार्टियों के लिए, तो आपके लिए आसान होगा समझना समीकरणों को। गोवा में 2017 के नतीजे क्या बता रहे थे? तो भाजपा को मिली थी 13 सीटें, कांग्रेस को मिली थी 17, एमजीपी को 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 3 और अन्य को 4। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि बाकी सब लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ आ गए थे और एक गठजोड़ की सरकार बीजेपी बनाने में कामयाब हो गई थी। लेकिन सुधांशु जी, उस वक्त भी कहा था ये कांग्रेस पार्टी ने, और आज भी कह रहे हैं कि आपके दल ने चोरी की सरकार गोवा में बनाई थी और उसका सिला अब जनता आपसे लेगी। देखिए सौरभ जी, जो पिछली बार गोवा में सरकार बनी थी, यह सही है कि सबसे बड़े दल थे, परंतु ये बताइए, ये आज से नहीं, 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर.के. नारायणन ने एक पैटर्न सेट कर दिया था कि सूची प्रस्तुत करो और शपथ ग्रहण कर लो। क्या ये बताएंगे कि इन्होंने किस तारीख को सूची प्रस्तुत की? इन्होंने सरकार बनाने का दावा भी किया या नहीं? यदि सरकार बनाने का दावा ही नहीं किया तो ये वो बात हो गई सौरभ जी, कोई परीक्षार्थी परीक्षा भवन में गया ही नहीं और कह रहा मुझे फेल घोषित कर दिया गया, ये मुझे पास मान लो, मुझे सब कुछ आता है। आप कभी जाते और कहते कि हमारे पास 22 विधायक है और तब आपको शपथ न दिलाई जाती, तो कहते जब हमने जाके दावा किया, संख्या के साथ किया और बहुमत भी साबित कर दिया। आप कारण जानते क्या था? इनके नेताओं में आपस में ये चलती रही, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, 5-6 दावेदार थे, इसका कैंडिडेट उसका कैंडिडेट, ये गुणाभागी करते रहे और जीती हुई बाजी इनके हाथ से निकल गई। नहीं, और क्या इसी का परिणाम है सप्पल साहब कि इस बार आप अपने पार्टी के नेताओं को अभी से शपथ दिलवा रहे हैं, कई मंदिरों में ले जाकर कस्में दिलवा रहे हैं कि पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे? सौरभ जी, पिछले चुनाव में जो हुआ वो तो पिछले चुनाव में चला गया। अब तो 5 साल बीजेपी ने सरकार चला ली और सुधांशु जी, ये वही सरकार है ना जिसके बारे में आप ही के राज्यपाल सतपाल मलिक जी ने कहा था, पद पे रहते हुए, गोवा के राज्यपाल बने हुए रहते हुए कहा था कि ये सरकार जो भी करती है उसमें गले तक भ्रष्टाचार में डूबी है, और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उन गवर्नर साहब को मेघालय भेज दिया, आज भी वो आपकी सरकार के साथ हैं। ये जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली जो सरकार है, वो गवर्नर की रिपोर्ट पे भी काम नहीं की। गवर्नर की रिपोर्ट पे वो करप्ट सरकार चलाई है सौरभ जी बीजेपी ने, और अब उसका जो जनता के वर्डिक्ट का समय आ गया है, जनता के फैसले का वो वक्त आ गया है। और इस बार देखिएगा क्या इस बार इतनी संख्या में जनता देने वाली है कि ये जो टाइम टेबल की बात कर रहे हैं ना, कि
7:10 पे गए गवर्नर पे या 7:20 पे गए, जनता उसका मौका नहीं आने देगी। इस बार स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को देने जा रही है। उन्होंने देख लिया कितनी करप्ट सरकार चलाई गई है, उन्होंने देख लिया है कि गोवा की सरकार का जो माइनिंग जो माफिया है उसके साथ सांठगांठ। तो आप कह रहे हैं कि इस बार गोवा कोई हंग मैंडेट नहीं देने वाली, कोई बिल्कुल स्पष्ट मैंडेट देगी और बीजेपी के खिलाफ जाएगी इस बार जनता की राय। मुकाबला में हम बात कर रहे हैं कल दूसरे चरण के चुनाव में, जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है रोहिलखंड में, वहीं गोवा और उत्तराखंड में भी चुनाव होना है। गोवा में हमने बात की वहां की बात की। उत्तराखंड की तस्वीर एक देख लेते हैं, बड़े चेहरे और 2017 की तस्वीर। तो बड़े चेहरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 5 साल के अंदर तीसरे मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के, और उनके सामने है उनके साथ साथ सतपाल महाराज पर्यटन संस्कृति मंत्री चौबट्टा खाल से ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये हम बड़े नाम आपको बता रहे हैं। और धन सिंह रावत उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, ये श्रीनगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और हरीश रावत जो हैं वो सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का, लाल कुआं से वो चुनाव में। 2017 की तस्वीर एक बार देख लेते हैं क्या थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई थी उत्तराखंड में। 57 सीटें 70 में से जीती थी, 11 पर कांग्रेस और अन्य 2 सीटों पर विजयी हुए थे। लेकिन जो चर्चा हम लोग इस प्रोग्राम की शुरुआत में हमने की थी, सप्पल साहब देखिए, अब चुनाव से एन पहले प्रचार कहां खड़ा है? प्रचार खड़ा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात जो है आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं और आरोप लगाया जा रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण का हरीश रावत जी के ऊपर, और उसके जवाब में पुष्कर सिंह धामी जी ने कह दिया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी बनाएंगे। सौरभ जी, पहले तो जैसे तमाम बीजेपी के कोशिश होती है, वैसे ये भी फर्जी खबर है। ये तमाम फर्जी खबर है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। इसका खंडन करना चाहिए। आपको भी फैक्ट चेक करके अपने दर्शकों को बताना चाहिए। दूसरी बात, यहां भी मजबूरी है। आपके एक नेता का बयान ऑन रिकॉर्ड था। नहीं, वो आपके पार्टी के नेता का बयान था, और उस बयान में वो ये कह रहे थे कि ये बात हरीश रावत जी तक पहुंची, उन्होंने कहा है हम ये करेंगे। चुनाव आयोग को शिकायत भी की है, वो सरासर फर्जी खबर है। वो पिछले चुनाव में भी एक यूनिवर्सिटी की फोटो लगा के कोटद्वार में ये प्रयास किया गया था, वही सेम फोटो को लगा के इस बार फिर प्रयास किया गया। वो झूठी खबर है, और इसलिए झूठी खबर है क्योंकि उत्तराखंड में बिल्कुल चौपट प्रशासन था। ये वही स्टेट है जहां चीफ मिनिस्टर की जो सालीन थी उन पे सीबीआई जांच की ऑर्डर हुए थे। जो चीफ मिनिस्टर है उनके ओएसडी कुलबे के ऊपर जज ने जांच के आदेश दिए थे। ये वही है जहां पे एक पुराने चीफ मिनिस्टर ने दूसरे चीफ मिनिस्टर की जुडिशियल इंक्वायरी की बात की थी, क्योंकि कोविड के जांच में कुंभ में भ्रष्टाचार हुआ था। ये वो स्टेट है, उस सब पे बात नहीं करेंगे। ये फिर से वो ढूंढ के लाएंगे हिंदू मुस्लिम मुद्दा, क्योंकि उसके अलावा कुछ आता नहीं है। और वो भी इतना फर्जी मुद्दा है सौरभ जी। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, इनके राज में ही खतरे में आता है हिंदुत्व, हिंदू धर्म। 1951 में इस देश के अंदर सौरभ जी हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से 30 करोड़ ज्यादा थी। आज वो 80 करोड़ ज्यादा है। इस बात को छुपाकर एक फर्जी हवा क्रिएट करते हैं। सप्पल साहब ने जो बात कही उसका जवाब आप दें जरा सुधांशु जी। उन्होंने कहा बिल्कुल फर्जी मुद्दा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उठाया, केवल और केवल एक बार फिर चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान करने के लिए। वैसे भी ये वोटिंग से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को यूनिफॉर्म सिविल कोड की याद कैसे आई? देखिए, अभी सप्पल साहब ने किस ढंग से झूठ से सच को ढकने की कोशिश की। हिंदू मुस्लिम जनसंख्या की संख्या बता रहा, मगर प्रतिशत बताइए। जब देश आजाद हुआ तो 84.5% हिंदू थे और 9.5% मुसलमान थे। आज 79.5% रह गए और वो 14.5% हो गए। और आप कह रहे थे कि फर्जी की बात, तो मैं बताता हूं क्यों खतरा लगता है। एक प्रधानमंत्री आते हैं, मनमोहन सिंह जी कहते हैं मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, और हिंदू आतंकवादी हो जाता है। नरसिम्हा राव जी उससे पहले आए तो उन्होंने बाकायदा प्लेज करके कहा कि मैं तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा। उससे पहले आपके प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी, जिन्होंने इस देश को आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? दुनिया में कोई दूसरा देश बताइए, गैर मुस्लिम देश, जहां शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर रखने के लिए संविधान संशोधन कर दिया गया। मैं चुनौती से कहता हूं, बताइए कोई नॉन मुस्लिम देश। इसलिए जब आपकी सरकार आती है तो खतरा क्यों हो जाता है वो बहुत साफ दिखाई पड़ता है। और आप कह रहे 30 करोड़ थे 80 करोड़, अरे भाई देश की आबादी 4 गुनी बढ़ गई, ये भी तो बोलिए। तो प्रतिशत में बात करनी चाहिए वहां पे। सुधांशु जी, आबादी की बात ठीक है, लेकिन इस सबका उत्तराखंड के चुनाव से क्या ताल्लुक है? मेरा सवाल ये था, उत्तराखंड में अचानक से क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात? हाँ, मैं ये बात कह रहा हूं सौरभ जी, अचानक शब्द नहीं आया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने एक नहीं अनेक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही, और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जो नीति निर्देशक तत्व है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। और मैं कह रहा हूं, जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में हैं, जो कहते हैं कि स्पेशल लॉ होना चाहिए, तो फिर सारा स्पेशल लॉ रखिए ना, फिर सिविल क्यों, क्रिमिनल में क्यों नहीं होना चाहिए? फिर कहें कि कोई मुस्लिम चोरी करेगा तो हाथ काटा जाए, ये बड़ी अजीब सी बात है। क्रिमिनल में तो मुझे मजहबी अकीदा नहीं है, मगर प्रॉपर्टी के बंटवारे में मजहबी अकीदा है। ठीक है, ठीक। एक शॉर्ट रिबर्टल सप्पल साहब का, फिर भाटी साहब के पास में जा रहा हूं। अब उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे। जी सप्पल साहब। एक तो इन्होंने उस झूठ पे माफी नहीं मांगी जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे बीजेपी ने फैलाया, जिसपे हरीश रावत जी ने बाकायदा बयान देके कहा था ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ये झूठी बात है। दूसरी बात, ये सब भूल जाइए, आज की तारीख का क्या है? आज की तारीख में एक नया घोटाला बैंक का हुआ 22,000 करोड़ का, 7 साल के अंदर 5,35,000 करोड़ के घोटाले हो गए, जिसमें ज्यादातर लोग, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, संदेशरा हो, या अभी लेटेस्ट गुजराती फर्म हो, एक ही स्टेट से आते हैं। सुधांशु जी, देश ये सब जानना चाह रहा है, देश ये नहीं जानना चाह रहा है जो आप देश को पढ़ाना चाह रहे हैं। देश जानना चाह रहा है कि लोग बैंक का पैसा लूट के विदेशों में भाग रहे हैं, और लोगों से आप पैसा जमा करने पे और पैसा निकालने पे पैसा वसूल रहे हैं, बैंक से, एटीएम से अपना पैसा निकालने पे पैसा ले रहे हैं, और लोग 5,35,000 करोड़ रुपया आपके शासन में लेके ये देश छोड़ के भाग गए। आप देश इसका जवाब पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं जरा उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक बात करना चाहता हूं। भाटी साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और शशि भी हैं। मैं शशि से भी पूछूंगा कि ये कितना बड़ा मुद्दा है इस फेज में, लेकिन पहले भाटी जी, हमने देखा अभी स्वार सीट से जो अब्दुल्ला आजम साहब हैं, आजम खान साहब के बेटे, उनके लिए अखिलेश यादव जी प्रचार कर रहे थे, और उस तस्वीर को ही बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया कि आप देखें, एक व्यक्ति जो जेल में है, एक व्यक्ति जिसके ऊपर गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप है, 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, वो जेल से चुनाव लड़ रहा है, उनके बेटे के लिए अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, माननीय आजम खान भी और अब्दुल्ला आजम भी दोनों समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जनवादी नेता हैं, जनप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने से ना तो कोई देशद्रोही हो जाता है, ना कोई चोर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो हर विपक्षी को देशद्रोही बताती है, हर विपक्षी को हिंदू विरोधी बताती है। ये तो इनके प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति जब ये भाषा बोलते हैं, लाल टोपी से खतरा है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं दिमाग की गर्मी ठंडी कर देता हूं, ये क्या लोकतंत्र की भाषा है? लोकतंत्र में लोकतलाक से चलता है। इनके नेताओं में मर्यादा नाम की चीज नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपकी डिबेट को लगभग 50 मिनट हो गए हैं, और 50 मिनट में 10 मिनट तो सुधांशु जी बोले ही होंगे। आप रिवाइंड करके सुन लें, अगर एक भी बात उन्होंने हिंदू मुसलमान के अलावा अपने जुबान से बोली हो, एक भी शब्द बोला हो। अरे आप सरकार चला रहे हैं, 5 साल आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, 8 साल से केंद्र में है। अपनी उपलब्धियां बताइए, अपने कार्यक्रम बताइए, आप जनता के लिए क्या करेंगे। भैया हिंदुओं का ही भला कर दो। हिंदुओं बेटियों को तो आप रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डाल के जला देते हो, उनके परिजनों पर लाठी चलाते हो। हिंदू किसानों को तो आप गाड़ियों से कुचल देते हो। हिंदू तो बेरोजगार घूम रहा है, हिंदू तो महंगाई की मार झेल रहा है। आप हिंदू का ही भला कर दो, हिंदू का भला होगा तो हो सकता देश उनके साथ साथ और लोगों का भला भी हो जाए। लेकिन आप केवल नफरत फैलाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट हासिल करने के लिए हिंदू मुस्लिम चिल्लाओगे। आप हितैषी हिंदुओं के भी नहीं हो। आप हिंदू धर्म का सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। आप हिंदुओं के सबसे बड़े शत्रु हो। हिंदू धर्म की जो दया, करुणा, मानवता, भाईचारा, प्रेम, सद्भाव है, वो आपने नष्ट कर दिया। इस देश में नष्ट करने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा भाईचारा आपसे खत्म नहीं हो पा रहा। ठीक है, आरोप है। जवाब एक मिनट सुधांशु जी से। भाईचारे की तरफ जी भाटी जी, और ये भाईचारा एक मिनट सुधांशु जी, इनके पास शशि आ रहा हूं आपके पास। सौरभ जी बहुत अच्छी बात कही। मैं भाटी जी ने जो बोला है, मैं दर्शकों को कहूंगा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मैं एक नहीं 1 दर्जन उदाहरण बताए विपक्ष के नेताओं द्वारा हिंदू मुस्लिम कहने के, आधा दर्जन से अधिक समाजवादी पार्टी के, एक का भी जवाब नहीं दिया। मैंने साफ कहा, चलिए छोड़ देते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं। राजकुमार भाटी जी, इस चुनाव में तो सहारनपुर का भी चुनाव है, जहां आपने मुहर्रम अली पप्पू को दे रखा, जिसने गुरुद्वारे में जाके आग लगाई। ये तो हिंदुओं नहीं, सिख और मुस्लिम का मामला था, और माइनॉरिटी तो सिख है जो यूपी में 1% से भी कम है, मगर उसकी चिंता नहीं है। आपको माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है 19-20%, उसकी चिंता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको वोट की चिंता है, अन्य किसी की नहीं। जहां तक विकास की बात है,
तो सबको पता चलिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं बता देता हूं, सपा बसपा के संयुक्त शासनकाल में 90,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को मिला, हमारी सरकार में 1,52,000 करोड़ मिला। जिस एरिया में चुनाव है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें कि बरेली से लेकर मेरठ, आज मेरठ का एक्सप्रेसवे देख लीजिए, जेवर का एयरपोर्ट देख लीजिए, उभरता हुआ फिल्म सिटी देख लीजिए। आपके जमाने में बरेली में दंगा, कोसी कला में दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा। और पूर्वी उत्तर प्रदेश देखना हो तो आपके जमाने में किसके लिए याद किया जाता था? अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। हमारे जमाने में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेके काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर और अयोध्या का भगवान राम का मंदिर उभरता हुआ और आजमगढ़ में बनता हुआ विश्वविद्यालय। तो ये अंतर है हमारे और आपके जमाने में। और कुशीनगर में भगवान बुद्ध की निर्माण स्थली पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पूर्व से पश्चिम तक जो हमने विकास के कार्य किए हैं और जो आपने कारनामे किए हैं, जनता ने दोनों देखे। एक बार जरा शशि से हम जानना चाहते हैं, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे हैं इस बार, इन्होंने खूब वहां रिसर्च की है। शशि, ये बताइए, देखिए पहले चरण में मुजफ्फरनगर का दंगा याद दिला रही थी भाजपा, दूसरे चरण में भी सुधांशु जी ने सहारनपुर का जिक्र कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर की बात इनके सारे नेता करते हैं, तो ये क्या एक बड़ा मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर? और उसके अलावा जितने काम बीजेपी के नेता गिनाते हैं, क्या वो वाकई में आप जब गए वोटर के बीच में तो कहीं वो भी रिवर्बरेट करता है उस बात पर? हाँ, देखिए, कानून की जो लॉ एंड ऑर्डर मसला है वो जरूर यूपी में बड़ा विषय है। और आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाएंगे तो लोग इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं भाजपा मानते हैं कि भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और ये मुफीद, भाजपा के पक्ष में मुफीद चीज है। इसके अलावा जो राशन का वितरण हुआ है कोविड में, वो भी। लेकिन 3 अहम मुद्दे भी हैं जो भाजपा के खिलाफ हैं। वो है आवारा जानवरों से फसलों का नुकसान, महंगाई और बेरोजगारी। तो देखना होगा कि जनता किस मुद्दे पर वोट डालती है। अगर कानून के विषय पर वोट डालेगी, लैंड ऑर्डर पर विषय पर वोट डालेगी तो भाजपा के पक्ष में जाएगा। लेकिन अगर महंगाई, बेरोजगारी पर के मुद्दे पर वोट डालेगी तो भाजपा के अगेंस्ट में जा सकता है। जी, और ये बताइए, आजम खान साहब का जो इस बार चुनाव है, मैं अब ये वो बात नहीं करना चाहता आपकी ओपिनियन पोल की, उसको छोड़ दे, पीछे की बात हो गई वो। लेकिन ये मुझे बताइए कि इस चुनाव में उनका प्रभाव जो है, आजम खान का अपना प्रभाव जो है, उसका कितना असर रहेगा, कितनी सीटों पर रहेगा? और क्या आजम खान को एक पोलराइजिंग फिगर के तौर पर पेश करने की जो बीजेपी की कोशिश है, उससे इनका कोई फायदा भी हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में आजम खान के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करके भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि पहले भी अटैक हुआ है। तो पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं फायदा हुआ था भाजपा को, इस बात सब इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस चुनाव में मुझे नहीं लगता कि रामपुर और उसके अगल बगल भाजपा को कोई आजम खान पर अटैक करने से भाजपा को कुछ लाभ हो सकता है। जी, तो आपने 3 मुद्दे बनाए जो बीजेपी के खिलाफ हैं, 2 बताए जो कि इनके पक्ष में काम हो सकता है कर जाए, लॉ एंड ऑर्डर का, और उसके साथ साथ आपने कहा और राशन का मुद्दा। ठीक है भाटी जी। जी, कोविड में जो राशन का वितरण हुआ है। जी, नहीं, दोनों ही मुद्दे जो है भाजपा का कोई मदद नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में 2,37,000 क्राइम हुआ था। योगी जी के शासनकाल में 3,40,000 क्राइम हुआ। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं केंद्र सरकार के। तो योगी जी के शासन में क्राइम बढ़ा है। रही बात राशन की, आप 5 किलो अनाज देते हो 100 रुपए का, आप हमारे गैस का सिलेंडर उतने रेट पे कर दो जो तो बढ़ाया आपने। आप पेट्रोल सस्ता कर दो, डीजल सस्ता कर दो, हम खुद अनाज खा के खा लेंगे। आपने लोगों की जेब खाली कर दी, लोगों को मजबूर कर दिया फ्री का राशन खाने के लिए। ये आपके शासन की विफलता है। आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी और लोग बेरोजगार कर दिए, लोगों की कमाई बंद होगी कि लोगों को राशन की लाइन में लगना पड़ रहा है आपसे फ्री का राशन लेने के लिए। ये आपकी सफलता नहीं है, ये आपकी विफलता है, ये आपकी उपलब्धि नहीं है। इसका ढोल मत बजाइए। ये आपके लिए शर्म की बात है कि आपके शासन में भारत के लोगों की हालत हो गई है कि उन्हें 5 किलो गेहूं चावल लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। आपने इतना खराब शासन चलाया, अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दिया आपने, बाजार की कमर टूटी पड़ी है, लोग बेरोजगार हो गए, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है, रिश्वतखोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग दुखी हैं। इन सब बातों पे चुनाव। भाटी साहब, अंतिम 1.5 मिनट है, तो मैं चाह रहा हूं कि सप्पल जी का भी कमेंट ले लूं और आपकी बात का जवाब भी। सप्पल साहब। सौरभ जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड और यूपी एक साथ चुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड जो है वो यूपी का हिस्सा होता था, उसका पिछड़ा इलाका होता था। लेकिन पिछले 30 साल से यूपी में तो कांग्रेस की सरकार आई नहीं, उत्तराखंड में बीच बीच में आई। फर्क देख लीजिए, आज यूपी में जो है प्रति व्यक्ति जीडीपी देश में 31वें नंबर पे है और उत्तराखंड 11वें नंबर पे आ गया है। ये जो तरक्की हुई है, यही फर्क है कांग्रेस के शासन में और बाकियों के शासन में। एक पिछड़ा इलाका तरक्की करके आगे आ गया और यूपी आज वहीं खड़ा है 31वें नंबर पे देश में 33 में से। ये अलग बात है कि आजकल योगी जी कहते हैं कि बाकी राज्यों को यूपी बनाना चाहिए। सुधांशु जी, फाइनल कॉमेंट।
देखिए, भाटी जी ने जो सच बोला उस सच को उजागर कर देता हूं। एक तरफ इन्होंने कहा 100 रुपए का अनाज मिल रहा है और यही लोग बोलते हैं कि 200 रुपए का तेल है और 1 किलो तेल भी दिया जा रहा है और उसके बावजूद केवल 100 रुपए का राशन मिल रहा है। कितना सत्य है। दूसरी बात, एलपीजी सिलेंडर की बात, कोई भी दर्शक जाके चेक कर ले, आज एलपीजी का सिलेंडर 800 से 900 रुपए के आसपास है। और जनवरी 2014 में जब इन दोनों की मिलीजुली सरकार थी, सपा बसपा कांग्रेस आई, मौसेरे भाइयों की मिलीजुली सरकार थी, 1241 रुपए का सिलेंडर था। जबकि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिति यह है कि पहली बार अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला है। अन्यथा दोनों विद्वान प्रवक्ता बता दे, कभी उनको याद है कि अमेरिका ने भी स्ट्रेटेजिक किसने खोला है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें इतनी ज्यादा है, तब 800 से 900 का सिलेंडर है। और जनवरी 2014 में 1241 रुपए का नॉन सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर था। तो महंगाई पर भी हमने इस विपरीत परिस्थितियों में नियंत्रण किया है, वह जनता ने देखा है। चलें, कल 2 राज्यों में चुनाव होगा और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव होगा। चुनाव ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मतदान हो, यह हम उम्मीद करते हैं। हमारे वोटरों से अपील करेंगे आप जाएं और अपना वोट डालें, क्योंकि पहले चरण में जो मतदान हुआ पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम है। इस बार उस स्थिति को बदलिए, पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हो, ये सबके लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मेहमानों का, सुधांशु जी का, सपल साहब का, भाटी साहब का और शशि जी हमारे साथ रहे। शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।